फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति छोट्स एवर। और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए आईसीटी माध्यस्थ संप्रेक्षण इकाई 2 BESE 141 आईसीटी। तो आज के इस चैप्टर में हम आईसीटी के बारे में पढ़ेंगे कि आईसीटी क्या होता है, इसकी अवधारणा, संप्रेक्षण के घटक, प्रक्रिया और बाधाएं क्या आती हैं, इनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बोलूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ही आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि इसका परिचय क्या हो, परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है, देखिए, संप्रेक्षण दुनिया में हमारे अस्तित्व का मूल है। हम एक दूसरे के साथ संवाद किए बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकते। अगर हम कहीं रहते हैं, किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, तो हम किसी से भी बातचीत, अगर हम अपने घर में भी रहते हैं तो हम किसी से भी बातचीत किए बिना नहीं रह सकते, संवाद के बिना, ठीक है। संप्रेक्षण केवल जानकारी भेजने का एक सरल कृत्य नहीं है, बल्कि यह दो या दो से अधिक व्यक्ति या उन लोगों के समूह के बीच होता है जो जानकारी भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। संप्रेक्षण हमारे विचार, भावना, सोच, प्रतिबिंब और भावनाओं को समझ करने में मदद करता है। संप्रेक्षण के माध्यम से हम अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। संप्रेक्षण की शिक्षा का एक अनिवार्य अंग है। यदि शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो संप्रेक्षण शिक्षा की प्रक्रिया के सबसे आवश्यक घटकों में से एक होने के नाते महत्वपूर्ण स्थान है। ये संप्रेक्षण का मतलब क्या होता है, देखिए, इस संप्रेक्षण का मतलब क्या होता है, एक तरीके से संचार, ठीक है, संचार होता है संप्रेक्षण का मतलब। और इसका मतलब आप समझ रहे होंगे इजी लाइन से कि हम जब किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वही जो होता है एक संप्रेक्षण कहलाता है ना। तो हम ये सब बताया गया है इसमें। एक शिक्षक से, ये जो एजुकेशन में भी वेरी इंपॉर्टेंट बन गया है, ठीक है। एक शिक्षक ज़्यादातर सामुदायिक संप्रेक्षण के माध्यम से विषय वस्तु को व्यक्त करता है। एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए संप्रेक्षण की अवधारणा, इसकी विशेषता को जानने और संप्रेक्षण का कौशल प्राप्त करना अवश्य हो जाता है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आपने इस वर्ड का मतलब समझ लिया और इसमें क्या है ये सारा, वो भी आप अच्छे से जान चुके हैं। तो चलिए वीडियो में आगे और बढ़ते हैं। संप्रेक्षण की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर दिया है, इन सरल सवालों के जवाब देते हुए आप महसूस करेंगे कि लोग अपनी भावनाओं और विचारों को अलग अलग तरीके से साझा करते हैं। सबका अनुभव अलग होता है, सबकी सोच समझने की क्षमता अलग होती है और सबका तरीका अलग होता है किसी भी चीज़ को बताने का। उदाहरण के लिए, हंसते हुए, रोते हुए, कोई व्यक्ति हंसते हुए कुछ बता देता तो कोई रोते रोते अपनी बात बता देता, तो सबका अलग अलग स्टाइल होता है। हम देखते हैं कि लोग चिन्ह और संकेत के माध्यम से अपनी भावनाएं और विचारों को व्यक्त करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे भी समझ सकते हैं आप, जो बोल नहीं सकते ना, तो वो अपने जेस्टर से बताते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल बढ़िया है इसके लिए, है ना। और आगे देखते हैं, शायद बात, गीत, नृत्य, चित्र, लिखित अक्षर, चोर आदि, संदेश आदि के रूप में एक स्रोत, ये रहा, देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है कि एक श्रोता से दूसरे श्रोता तक जानकारी साझा करने की इस प्रक्रिया को संप्रेक्षण कहा जाता है। मान लीजिए मैंने आपको कोई लेटर लिखा, वो लेटर मैंने भेजा आपके फ़ोन पर, आपको वो लेटर मिला, तो आपने फिर उसे पढ़ा, तो यही क्या है, संप्रेक्षण है। यही क्या है, कम्युनिकेशन है, संचार है, कि मैंने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाने वाली, ठीक है। सूचना आरंभ करने या भेजने वाले व्यक्ति को प्रेषक कहा जाता है और सूचना प्राप्त करने वाले को अदाता कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए कि मैंने जो लेटर लिखा था, ठीक है, मैंने जो लेटर लिख के आपको भेजा, ठीक है, तो जो ये मैं हूँ, मैं क्या हूँ, प्रेषक हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ, प्रेषक हूँ। और जिसको ये लेटर मिला वो क्या है, अदाता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है। हम यह भी कह सकते हैं कि प्रेषक
प्रेषण प्रेषक से आदाता तक जानकारी का साझाकरण करता है। उदाहरण के लिए आप लीजिए कि एक व्यक्ति ने ईमेल के माध्यम से अपने दोस्त को कोई संदेश भेजा। अब वो एक व्यक्ति ने ईमेल के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे दोस्त को क्या भेजा, संदेश भेजा। तो जानकारी भेजता है, तो जो जानकारी भेज रहा है वो क्या हो गया, प्रेषक हो गया। और जिसको जानकारी मिली और उसके दोस्त जो ईमेल संदेश प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, अदाता कहते हैं। आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, मनुष्य को समाज में दूसरों के साथ जुड़ने उनकी क्षमता का कारण सामाजिक जानवर कहा जाता है। यह जुड़ाव संप्रेक्षण का परिणाम है। हमारे समाज में रहने देते हैं और यह हर पहलू में हमारे जीवन को प्रभावित करता है। ठीक है, संप्रेक्षण का कोई भी एक दूसरे से बातचीत के बिना मौजूद नहीं रह सकता है। ये अगर हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे, अकेले रहेंगे, तो ये हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। तो इसीलिए बताएगा कि हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट करे बिना नहीं रह सकते हैं। यह हमारे एक दूसरे को समझने में मदद करता है और हमारे सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करता है। ठीक है, देखिए संचार शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन के किससे हुई है, कम्युनिकेट से हुई है, जिसका अर्थ होता है संवाद। देखिए, संचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन के किससे शब्द से हुई है, कम्युनिकेट से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, सामान्य। इसका अर्थ है दूसरे के साथ समानता या सामान्य समझ को और अनुभव को साझा करने का एक कार्य, यानी कि दूसरे के साथ बातचीत करने का। ठीक है, जब हम दूसरों के साथ संवाद करने की कोशिश करते हैं तो हम उनके साथ समानता स्थापित करते हैं। यह समानता एक सामान्य समझ को बढ़ावा देती है एवं इसका अर्थ का बिना विरूपण करे संदेश को प्राप्त करने में मदद करती है। यह व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ हमें यह दर्शाता है कि संप्रेक्षण के प्रभावशाली संचारों के बीच आम समझ पर निर्भर करती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव होते हैं जो अलग भी हो सकते हैं और सामान्य भी हो सकते हैं। सबके सोचने समझने की क्षमता जो होती है अलग होती है, सबका अनुभव अलग होता है। तो वो चीज़ बताई गई है यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया कि अदाता कौन होता है, प्रेषक कौन होता है। दोनों सामान्य अनुभव को साझा करते हैं और संप्रेक्षण होने में मदद करते हैं। ठीक है, श्रोता कटुलुक करता है और अदाता केवल अपने संबंधित अनुभव के संदर्भ में संदेशों का कूटवाचन करता है। जितना अधिक से अधिक समानता और परिणाम मौजूद है व्यवस्था उतने ही बेहतर काम करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जिसमें गहरे हरे रंग का अतिच्छादित क्षेत्र प्रेषक है और अदाता के बीच साझा को स्थापित करता है। देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है। देखिए, ये क्या, प्रेषक का अनुभव या दाता का अनुभव है। तो सबका अनुभव कैसा होता है, अलग अलग होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है, ये देखो, मैं पहले बताते हैं कि प्रेषक क्या होता है। मैंने आपको कोई संदेश लिखा और मैंने भेजा किसी को, तो जो ये मैं हूँ, ये मैं प्रेषक हूँ और मैंने जिस व्यक्ति को वो संदेश भेजा है वो क्या है, अदाता है। ठीक है, और मेरी थिंकिंग अलग होगी, मेरा अनुभव अलग होगा और इस व्यक्ति का अनुभव अलग होगा। तो वो सब चीज़ बताई गई है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संप्रेक्षण एक स्रोत से दूसरे स्रोत को जानकारी स्थानांतरित करने और कार्य में संदर्भित करता है। सामान्य परस्पर सामान्य साझा को स्थापित करता है। हम सरल शब्दों में कहें तो यह संप्रेक्षण को एक व्यक्ति के बीच विचार, राय और सूचना के हस्तांतरण या आदान प्रदान के कार्य को संदर्भित करता है, जिससे संप्रेक्षण की प्रक्रिया के प्रेषक को अदाता कहा जाता है। ठीक है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो विचार, राय, सूचना आदान प्रदान की जाती है वो चीज़ संप्रेक्षण कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि हमारे दैनिक जीवन में ये आम है, ठीक है। उदाहरण के लिए जब आप पढ़ते हैं तो आप उन छात्रों के साथ बातचीत करते हैं और कुछ सामग्री पर चर्चा करते हैं, इसलिए छात्रों को जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही छात्र आपसे सवाल पूछते हैं। इसी प्रकार से शिक्षक और छात्र एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। आपने कॉलेज और स्कूल्स में देखा होगा, टीचर कोई टॉपिक पढ़ाता है बच्चों को और बच्चे उससे रिलेटेड कुछ सवाल वगैरह पूछते हैं पढ़ना, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेट होता है, संवाद होता है, वह क्या कहलाता है? संप्रेक्षण कहलाता है, उसे संवाद कहते हैं। सामान्य तौर पर शैक्षिक प्रक्रियाओं में संप्रेक्षण को शैक्षिक संप्रेक्षण या कक्षीय संप्रेक्षण के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपने यहाँ पे बताना है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि संप्रेक्षण का क्या अर्थ है, आपने ये बताना है। फिर हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि संप्रेक्षण के क्या घटक होता है। पेपर में क्या आ सकता है? संप्रेक्षण के घटक बताइए, संवाद के घटक बताइए, संचार के घटक बताइए। तो आपने यही सब लिखना है पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। देखिए, संप्रेक्षण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जानकारी स्थानांतरित करने की एक प्रक्रिया है। यह स्थानांतरण विभिन्न चरणों या घटकों के माध्यम से किया जाता है। ये घटक संप्रेक्षण के चक्र को बना या तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये अगर पहले संप्रेक्षण आप समझ गए, ये जो घटक होते हैं ना, संप्रेक्षण करने की जो प्रक्रिया होती है, यह घटक संप्रेक्षण के चक्र को बना या तोड़ भी सकते हैं। संप्रेक्षण के प्रभावशाली संप्रेक्षण के प्रत्येक घटक की विशेषता और प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। संप्रेक्षण प्रक्रिया में शामिल घटक संप्रेक्षण की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं, ठीक है। इसके कितने घटक होते हैं? 6 घटक होते हैं। संप्रेक्षण के 6 घटक होते हैं। तो आइए उन 6 घटकों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम दे रखा है। संप्रेक्षक, संदेश, माध्यम, अदाता, प्रतिक्रिया, शोर, ये किसके घटक हैं? संप्रेक्षण के घटक दे रखे हैं, ठीक है। इसको मैं अगर डायग्राम की सहायता से आपको बताऊं तो देखो, संप्रेक्षण मैंने बता रखा है, जो संदेश भेजता है वो, जो संदेश गया वो संदेश, जिस माध्यम से गया है वो चीज़, किससे, मतलब व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, वो चीज़ होती है। जिसको वो संदेश मिला वो चीज़ है, वो व्यक्ति है यहाँ पर। और उसने संदेश पढ़कर जो प्रतिक्रिया करी, जो बातचीत करी, उस पर वो चीज़ है यहाँ पे। और फिर इन दोनों के बीच में जो बात वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा बताया गया है। देखिए मैंने आपको डायग्राम की मदद से कितने ईजीली आपको बता दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखो संप्रेक्षण की प्रक्रिया के, यही ऊपर जो है ना साइकिल जो बनाई थी यहाँ पर, ये वाली, यही सारा ही यहाँ पे भी बताया गया है। नहीं, पहला पॉइंट है प्रेषक। प्रेषक संप्रेषण की प्रक्रिया शुरू करता है। आपके पास एक सवाल हो सकता है कि प्रेषक कौन होता है, ठीक है। प्रेषक कौन होता है? प्रेषक वह है जो विभिन्न रूपों में संदेश के माध्यम से संप्रेषण प्रक्रिया शुरू करता है। वे अपने विचार, भावना, सोच या अवधारणा को दूसरे तक पहुंचाने की इच्छा रखते हैं। एक शिक्षक का कक्षा में पढ़ने, एक रिपोर्टर का एक घटना को रिपोर्ट करने, एक लेखक अपने लेखन के माध्यम से एक विक्रेता का अपने उत्पादकता विज्ञापन करना आदि। आगे देखो, ठीक है। प्रेषक के उदाहरण है, यानी कि मैंने आप प्रेषक क्या बताया आपको कि जैसे मैंने आपसे बातचीत करनी शुरू करी, तो पहले मैंने ही तो बोला, मैंने ही तो आप तक कोई चीज़ संदेश पहुंचाया, तो मैं क्या हूँ? प्रेषक है। वही यहाँ पर एग्जांपल दे रखे थे कि उसने बताया था
कि एक रिपोर्टर होता है वो रिपोर्टिंग किसी घटना का रिपोर्टिंग करता है, एक लेखक होता है वो अपनी लेखन से संबंधित करता है, एक विक्रेता होता है वो अपने उत्पादन का विज्ञापन, तो वही चीज़ है। ठीक है। प्रेषक वितरित किए जाने वाले संदेश का कूटलेखन करता है। कूटलेखन की प्रक्रिया विभिन्न शब्दों, प्रतीकों, संकेतों और इशारों का चयन करके प्रेषक के दिमाग में संदेश के निर्णय या संचार के रूप में जाना जाता है। प्रेषक की पृष्ठभूमि, विचार, संप्रेषण कौशल, विषय ज्ञान, संदेश और अदाता के प्रति दृष्टिकोण, व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता, व्यवहार आदि के साथ शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि संदेश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, संदेश क्या है? प्रेषक क्या संवाद करता है? वह संदेश के रूप में जानकारी का संप्रेषण करता है। ये संदेश संप्रेषण के प्रमुख विचारी सामग्री हैं। संदेश को कूटलेखन का परिणाम कहा जा सकता है। प्रेषक का उद्देश्य दूसरों के लिए ज्ञान, समझ, जानकारी, राय, भावना आदि से संदेश प्रसारित करता है। संदेश को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए ताकि अदाता को समझ आ जाए और संदेश जो है स्पष्ट व सरल, अच्छी तरह से संचारित और संगठित होना चाहिए। संदेश को समझने की क्षमता उनकी गुणवत्ता पर निर्भर करती है। संदेश अदाता या इच्छित श्रोता के लिए समझ में आने योग्य होना चाहिए। बोले गए शब्द, लिखित शब्द, नृत्य, संगीत, चित्र आदि के रूप में भी हो सकता है। संदेश चैनल या माध्यम से भेजा जाता है। अब हम जानते हैं माध्यम को प्रेषक के घटक के रूप में देखेंगे। यानी कि संदेश मतलब क्या होता है। मैंने जो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जो संदेश भेजा था, ठीक है, जो कुछ भी भेजा होगा, लेटर वेटर कुछ भी, तो जो ये लेटर है ना, यही तो एक संदेश है। इसी को तो आप संदेश बोलो। ये संदेश कैसा होना चाहिए? इसकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, ये साफ़ सुथरा लिखा ऐसा होना चाहिए जो दूसरे वाले व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ बताई गई। इसमें आप कुछ भी मतलब डायग्राम वगैरह भी हो सकता है, कोई चित्र वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ बताइए। फिर आता है माध्यम। माध्यम क्या होता है? सरल शब्दों में बताएं तो आपको माध्यम क्या होता है? जिसके थ्रू भेजा जाता है वह माध्यम होता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने लेटर किसके थ्रू भेजा? पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस एक माध्यम हो गया। अगर उस लेटर को मैंने ऑनलाइन भेजा है किसी ऐप की तरह, ऐप से, तो वो चीज़ एक माध्यम हो गई इसका, तो वो माध्यम कहलाता है वो चीज़। अब आगे चलते हैं। अदाता। अदाता क्या हो गया? जिसको वो लेटर मिला, ठीक है, मैंने जो लेटर भेजा था वो इस व्यक्ति को मिला, तो ये व्यक्ति क्या हो गया? अदाता। अदाता मैंने आपको पहले ही पीछे बता दिया था अदाता प्रेषक क्या होता है। अदाता यह कहा जा सकता है कि संप्रेषण दो या दो से अधिक लोगों के बीच होता है। प्रेषक इसे शुरू करने के लिए संप्रेषण चक्र के एक छोर पर होता है और अदाता उसके पहिए को जारी रखने के लिए दूसरे छोरे पर होता है। संप्रेषण चक्र अदाता की प्रति के साथ जुड़ा होता है। अदाता वह होता है जिनके लिए प्रेषक विभिन्न माध्यम मीडिया के संदेश भेजने का लक्ष्य रखते हैं। अदाता कूटलेखन प्रक्रिया संदेश का कूटवाचन करते हैं। कूटवाचन संकेत और प्रतीक का उपयोग कर अदाता दूसरे संदेशों को सार्थक व्याख्यान की प्रक्रिया करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि प्रेषक और अदाता में समानता होनी चाहिए ताकि प्रेषक प्रणाली बेहतर तरीके से कार्य कर सके। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। आगे चलते हैं। अदाता के बाद आता है प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या होता है? देखिए, प्रक्रिया के बिना संप्रेषण अधूरा होता है। सरल संप्रेषण प्रक्रिया पर निर्भर करता है जो प्रेषक द्वारा भेजा गए संदेश के लिए अदाता की प्रक्रिया है। यह प्रेषक को उनके संदेशों की प्रभावशाली जांचों में मदद करता है। यह प्रेषक को निर्धारित करने में मदद करता है कि संदेश प्राप्त किए गए हैं और अदाता द्वारा समझे जाते हैं या नहीं। यह प्रतिक्रिया इशारे, चेहरे की अभिव्यक्ति, सिर हिलाना, पत्र, आँखों द्वारा मुस्कुराना, सवाल आदि के रूप में भी हो सकता है। आपको समझ में आ रहा होगा जैसे प्रतिक्रिया क्या होती है। मैंने कोई लेटर भेजा, जिस व्यक्ति को लेटर मिला, उस लेटर को पढ़ने के बाद उस व्यक्ति ने जो है
कुछ कहा, चाहे वह कैसे भी बोला हो, उसने इशारे में बोला हो, चाहे उसके चेहरे से दिख रहा हो, या मैंने कोई सवाल पूछा तो उस व्यक्ति ने उसका सिर हिलाकर जवाब दिया, जेस्चर यूज़ करे और व्हाट्सएप थ्रू करा, कोई सिंबल भेज के, तो वो सारे क्या होती है, वो प्रतिक्रिया करता है उस पर। ठीक है, देखिए अब पढ़ेंगे शोर। शोर जो होता है ये किसी भी तरह का हो सकता है ना। संदेश को विकृत करने के लिए संदेश की तरह विभिन्न दृष्टिकोण, भाषा और बाधाएं, रुकावट, भावनाएं और दृष्टिकोण की विभिन्न धारणाएं शोर के उदाहरण होते हैं। यह किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कि किसी निर्माण स्थल पर शोर हो सकता है, सड़क के किनारे शोर हो सकता है, लाउड स्पीकर का शोर हो सकता है, व्यक्तियों की बकवास, विभिन्न दृष्टिकोण, विश्वास आदि, इन सब का ये जो है बाधाएं बन जाती हैं जो संप्रेषण के लिए, वही क्या होती हैं, शोर के होती हैं, शोर के कारण बन जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपके पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है और उम्मीद है आपको ये ना संप्रेषण के घटक जो है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे भी एग्जाम्पल से दे रखे हैं, प्रेषक, संदेश, माध्यम, अदाता। ठीक है, प्रशस्त पोषण। आपने यहाँ पे देखो क्वेश्चन दे रखे हैं कि संप्रेषण के घटक बताइए, संक्षेप में अच्छे संदेश की विशेषता बताइए और संप्रेषण के प्रक्रिया में प्रतिक्रिया की भूमिका बताइए। आपने ये क्वेश्चन अपनी तरफ से करने और फिर इनके आंसर जो आपने मैच करने पीछे बुक में। अब देखिए संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित। ठीक है, आपने सुने भी होंगे मौखिक और लिखित। नहीं, आपने ऐसे स्थिति को देखा होगा जैसे एक सेमिनार में दर्शकों को संबोधित करने वाले एक विषय विशेषज्ञ, व्याख्यान देने वाला एक शिक्षक, एक राजनीतिक नेता, रैली को संबोधित करना, और एक जादूगर, एक छात्र अपने सिर को हिलाकर शिक्षक के सवालों का जवाब देना आदि। उन सभी स्थितियों के एक छोर से दूसरे छोर तक कुछ संदेश किया जाता है, लेकिन जिस तरह के संदेश दिए जाते हैं वे अलग अलग होते हैं। ठीक है, संदेश को व्यक्त करने के तरीके के आधार पर संप्रेषण के मोटे तौर पर साप्ताहिक और गैर साप्ताहिक संप्रेषण की प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। संप्रेषण को 2 भागों में बांटा गया, मौखिक और लिखित। देखिए आपको ये डायग्राम से समझ में आ रहा होगा कि मौखिक और लिखित। मौखिक को फिर 2 भागों में बांटा गया, मौखिक और लिखित, और अमौखिक मौखिक, वेट अ मिनट। देखिए संप्रेषण को 2 भागों में बांटा गया है, मौखिक और अमौखिक। मैं बार बार लिखित करी थी, मौखिक और अमौखिक। और मौखिक को कितने भागों में बांटा गया है? फिर 2 भागों में बांटा गया, मौखिक और लिखित। और अमौखिक को 5 भागों में बांटा गया, व्यक्ति रूप, शारीरिक मुद्रा, हाव भाव, भावभंगित और न्यास। ठीक है, तो इन सबको इतने ऐसे बांटा गया 2 भागों में। अब आगे देखते हैं कि मौखिक क्या होता है और अमौखिक क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस, इनके बीच में क्या पता करेंगे हम? डिफरेंस पता करेंगे। देखिए साप्ताहिक संप्रेषण बोलते हैं, मौखिक बोल। साप्ताहिक संप्रेषण इस प्रकार संदर्भित करता है जिसमें संदेश साप्ताहिक साधनों के माध्यम से प्रेषित होते हैं। साप्ताहिक संप्रेषण साप्ताहिक और यह लिखित रूप में भी हो सकता है। साप्ताहिक संप्रेषण में संदेश वनीय बोले गए संदेश शब्दों में कूट लिखित होता है, और लिखित संप्रेषण में संदेशों के प्रतीकों या लिखित शब्दों में कूट लेखन किया जाता है। साप्ताहिक संप्रेषण में आमने सामने बातचीत होती है, विचार या टेलीफोन आदान प्रदान, वीडियो, टीवी, रेडियो आदि में शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है? आवाज़
के सुर, आवाज़ का उतार चढ़ाव, स्वर मान, मात्रा, स्पष्टता, गति और शब्दों के पसंद को ध्यान में रखा जाना चाहिए। साप्ताहिक संप्रेषण में संदेश जल्दी से अदाता तक पहुंच जाता है और ज़्यादातर मामलों में प्रतिक्रिया तुरंत प्राप्त हो जाती है। यानी कि इसका मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि जिसमें आपके फेस टू फेस जो बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होती है, या आप फ़ोन कॉल के थ्रू बातचीत करते हैं, या आपने कोई व्हाट्सएप के थ्रू कोई मैसेज भेजा और जिसमें हमें तुरंत जो प्रतिक्रिया मिल जाती है, तुरंत जवाब मिल जाता है, उसका रिप्लाई मिल जाता है, वे क्या इसमें आते हैं, साप्ताहिक संप्रेषण में आते हैं, मौखिक संप्रेषण में आते हैं। ठीक है। देखिए लिखित संप्रेषण में क्या होता है, ईमेल, पत्र, रिपोर्ट, नोटिस आदि का उपयोग शामिल होता है। इस संप्रेषण में संदेश और इसका अर्थ शब्दों की पसंद, व्याकरण, सटीकता, लेखन और स्पष्टता पर प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है, लिखित का मतलब क्या होता है, लिखने वाला, लिखित जो लिखा हुआ होता है। तो ईमेल हो गया, ईमेल के थ्रू कोई लिखा हुआ है संदेश आपका, लेटर में लिखा हुआ है, रिपोर्ट हो गया, नोटिस हो गया, तो उसमें होता है। ठीक है, ये लिखित रूप से होता है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसकी जो प्रतिक्रिया होती है तुरंत नहीं मिल पाती। ठीक है, मौखिक में क्या होता है, तुरंत मिल जाती है, लेकिन लिखित में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं हो पाती। चाहे साप्ताहिक रूप से प्रेषित या लिखित रूप से साप्ताहिक संप्रेषण का उपयोग लगभग हमारे क्षेत्र में किया जाता है, चाहे वह शिक्षा, उद्योगों, बैंकिंग और शिक्षण और अन्य क्षेत्र में भी किया जाता है। मौखिक में क्या होता है, तुरंत मिलती है प्रतिक्रिया, और लिखित में क्या होता है, तुरंत नहीं मिलती है प्रतिक्रिया। ठीक है, इसका मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताया कि एक तो फेस टू फेस हो गया, दूसरा ये बताया था फ़ोन कॉल हो गया, तीसरा व्हाट्सअप हो गया, कोई वेब के थ्रू बातचीत वाला हो गया। तो मैंने इसमें ये एग्जाम्पल बताया था। लिखित में क्या बताया था मैंने आपको, कोई ईमेल हो गई, है ना, कोई लेटर, रिपोर्ट, नोटिस हो गया। तो मैंने इसमें लिखित वाले में आपको बताए थे। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे कि गैर साप्ताहिक संचार क्या होता है, अमौखिक संचार। ठीक है, सभी संप्रेषण साप्ताहिक संसाधनों के माध्यम से नहीं होते हैं। हम मुस्कुराकर, मुमुराकर, चुप्पी, आँख से इशारे करके माध्यम या तो अनुकूलन या प्रतिकूलन हमारी भावनाओं को संवाद करते हैं। संप्रेषण में हम साप्ताहिक या लिखित के साथ इशारे, चेहरे के हाव भाव, आँखों के संपर्क, दिखावे आदि का उपयोग करते हैं। ठीक है, अमौखिक हो गया, इसमें जो अपने जेस्टर्स के साथ होता है। ठीक है, ये आंतरिक, अलिखित और शब्दहीन तथा गैर साप्ताहिक संप्रेषण का गठन करते हैं। कहा जाता है कि ज़्यादातर संप्रेषण गैर साप्ताहिक तरीके से होते हैं। ठीक है, हम ज़्यादातर कैसे कहा जाता है, जो संप्रेषण होते हैं, जो संचार होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो ज़्यादातर किससे होता है, अमौखिक रूप से होता है। ठीक है, यहाँ प्रेषक और अदाता साप्ताहिक साधनों का उपयोग किए बिना संवाद करते हैं। वे अपनी शरीर की भाषा, मुद्रा, इशारे, चेहरे की अभिव्यक्ति, आवाज़ की टोन, है ना, आँखों के संपर्क, मात्रा, उपस्थिति और इसी तरह का उपयोग करते हैं। उदाहरण के बारे में भी आप सोच सकते हैं और उन्हें उन पर दिए गए उन पर नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है, उसका जवाब भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जो जेस्चर के उससे दिया जाता है वो किस में आता है, गैर संचार वाले में आता है। आइए बेहतर समझने के लिए प्रत्येक प्रकार के प्रशिक्षण को पढ़ें, संप्रेषण को पढ़ें। व्यक्तिगत संचार, कई बार हम अपनी समस्याओं को हल करने, उदासी को दूर करने, हमारे संदेश को स्पष्ट करने, हमारी गलतियों को सुधारने, कुछ तय करने आदि के लिए खुद से बात करते हैं। जो खुद में व्यक्ति बात करते रहते हैं, इन स्थिति में हम अपने आंतरिक
के साथ बात करते हैं, हम खुद से बात करते हैं या संवाद करते हैं। इन प्रेक्षण को क्या कहा जाता है? अंत व्यक्तित्व प्रेक्षण कहा जाता है, संप्रेक्षण कहा जाता है। इसमें व्यक्ति से स्वयं संपर्क होता है, जिसमें व्यक्ति अपने खुद से ही बात करता रहता है। यह आंतरिक भाषण है जो हमारे विचारों के निर्माण को अवधारणा में मदद करता है। ठीक है, ये दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं, जिसे हम अप्रोक्षण संप्रेक्षण के माध्यम से दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं। यह अजीब लग सकता है, लेकिन हाँ, हम अतः अव्यक्ति संप्रेक्षण के रूप में खुद से ही बात करने का उपयोग करते हैं, जिसमें व्यक्ति खुद से ही बात करता रहता है। उसमें वो क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? अंतर्व्यक्तित्व संप्रेक्षण कहलाता है, जिसमें व्यक्ति खुद से बात करता है। ठीक है, फिर आता है कि अंतर व्यक्तित्व संचार। वह क्या था? अंतर व्यक्ति संचार। ये क्या है? अंतर व्यक्तित्व संचार। आता है व्यक्ति संप्रेक्षण के विपरीत अंतर व्यक्तिगत संप्रेक्षण दो लोगों के बीच में होता है। और इसमें व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क शामिल होता है। रोजमर्रा की गतिविधियों में हम सभी औपचारिक और अनौपचारिक माहौल में इस तरह के संप्रेक्षण को शामिल करते हैं, जो आम एक दूसरे से बातचीत की जाती है, वो वाली। ठीक है, शिक्षक द्वारा सिखाए गए रिश्तों को मजबूत करता है, और चूंकि इन दो व्यक्तियों शामिल हैं, इसलिए संप्रेक्षण को प्रभावी बनाने के लिए तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। इसमें अगर हम कोई भी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, तो उनके बीच में है ना तुरंत बातचीत होती है, कम्युनिकेट होता है, और प्रतिक्रिया भी तुरंत मिल जाती है। ठीक है ना। फिर आता है समूह संचार। ऐसी स्थिति जो दो व्यक्तियों को भागीदारी प्राप्त नहीं होती, जैसे कि जन कल्याण कार्यक्रम के निर्णय लेने के लिए सेमिनार या बैठक। समूह से आप समझ रहे हैं, समूह क्या होता है? ग्रुप। तो उस ग्रुप वाला एक संचार होता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस कार्यान्वयन रणनीति का समय संप्रेक्षण के माध्यम से चर्चा की जानी चाहिए, ताकि इसका मसौदा तैयार किया जा सकता है, विभिन्न विचार प्राप्त किए जा सके। ठीक है, आपने समझ में आ रहा होगा। फिर आता है जनसंचार। यदि आपसे अपने जिले के लोगों को शिक्षा और इसके महत्व के बारे में जागरूकता करने के लिए कहा जाता है, तो आप ऐसे करने के लिए कौन से तरीके अपनाएंगे? सबसे पहले आपको अपने हेटेरोजेनस दर्शकों संप्रेक्षण के उनके पसंदीदा मूड, उनकी पृष्ठभूमि में उपयोग की जाने वाली भाषा, चयनित होने वाले चैनल आदि के बारे में सोचने की आवश्यकता है। केवल अंतर्व्यक्ति संप्रेक्षण नहीं होगा, अतः यहाँ तक कि समूह संप्रेक्षण भी आम जनता तक नहीं पहुँच सकता। इसलिए जन संप्रेक्षण का उपयोग एक ही बड़ी आबादी को सार्वजनिक हित का संदेश दिलाने के लिए किया जाता है। ये होता है जनसंचार। ठीक है, मतलब दूसरों से भी रिलेटेड होता है इसमें। ठीक है, फिर आता है संप्रेक्षण की क्या बाधाएं होती हैं बातचीत करने के लिए। पहला तो देखिए, अपने तनाव मिलेगा, तनाव होता है, इससे भौतिक बाधाएं आती हैं। कुछ भौतिक बाधाएं हो गई, जिसमें यदि श्रोता दाता को दिखाई नहीं देता, वह पर्यावरण में सहज नहीं होता, तो वह संप्रेक्षण में बाधा पैदा करता है। भौगोलिक दूरी को बाधा पैदा हो सकती है, क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ संवाद करना पसंद करते हैं, लेकिन शारीरिक दूरी के कारण ऐसे करने की समझ नहीं होती। यानी कि कोई व्यक्ति यहाँ से बात कर रहा है फ़ोन से, दूसरा व्यक्ति वहाँ फ़ोन से बात कर रहा है, लेकिन उनके बीच में डिस्टेंस है, दूरी है ना, तो क्या होती है? भौतिक बाधाएं आ जाती हैं। फिर आता है मनोवैज्ञानिक बाधाएं, जिसमें व्यक्तिगत भेदभाव, दृष्टिकोण, दिलचस्पी और प्रेरणा के स्तर के कारण हम चीज़ों और स्थितियों के अलग अलग तरीके को देखते हैं। इसके अलावा चिंता, अंतर्निहित पूर्वग्रहों और पिछले अनुभवों के विभिन्न स्तरों को भी संप्रेक्षण के लिए बाधाएं पैदा करता है। इसमें संदेशों को चुनिया रूप से चुन दिया
रूपों से अनुभव कराते हैं और बनाए रखते हैं, साथ ही याद करते हैं। इसका संप्रेषण के लिए बाधा पैदा करता है। फिर दूसरा आता है कि सामाजिक रूप से जो बाधाएं पैदा होती हैं। भाषाई रूप से जो बाधा होती है, किसी को हमारी लैंग्वेज किसी को नहीं आती समझो, तो किसी को दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती। फिर अगर हम फ़ोन से बात कर रहे हैं, फ़ोन कॉल, तो कभी कभी नेटवर्क का इशू हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं जो बाधाएं हमारी आती हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट जो हो जाते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं कि बाधाओं को दूर करने के लिए आप किन किन पॉइंट्सों को अपना सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।